गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक में हॉब्स के विचारों में सामाजिक समझौते के द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और हॉब्स का मूल्यांकन पढ़ेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने पढ़ा कि दुष्ट मानव प्रकृति के कारण प्राकृतिक दशा अराजकता की दशा थी और उस प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक नियम थे, लेकिन व्यक्ति चूंकि विवेक शून्य था इसलिए ना वो प्राकृतिक नियमों को समझ पाया और ना ही प्राकृतिक अधिकारों को समझ पाया। तो ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक अवस्था थी वो भय की अवस्था थी, अराजक व्यवस्था थी और उससे बचने के लिए व्यक्तियों के द्वारा समझौता किया गया और उस समझौते के बाद उन्होंने एक राजनीतिक सत्ता का निर्माण किया, एक ऐसी राजनीतिक सत्ता का जो निरंकुश थी, जो अनन्य थी, जिस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। समझौते के द्वारा जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। समझौते के द्वारा एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना हॉब्स के द्वारा की गई जो निरंकुश है, निरपेक्ष है, किसी को भी उसके विरोध का अधिकार नहीं है। दूसरा है कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना। हॉब्स के द्वारा कानूनी संप्रभुता की स्थापना की गई। जो कानूनी संप्रभुता थी वो अदेय थी, यानी किसी को दी नहीं जा सकती थी, विभाजित नहीं की जा सकती थी। राज्य के आदेश ही कानून है और उनके विरोध का अधिकार किसी को भी नहीं है। समझौता स्थायी। अगली विशेषता है कि हॉब्स के द्वारा जो समझौता किया गया वो स्थायी था, यानी उस समझौते को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता था, उस समझौते को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट है समाज, राज्य और शासन में अंतर नहीं। अरस्तु यह मानते हैं, हॉब्स ये मानते हैं कि समाज, राज्य और शासन ये तीनों समझौते के बाद आए हैं, जबकि प्राकृतिक व्यवस्था को मानने वाले जो यूनानी चिंतक हैं वो कहते हैं कि राज्य बाद में बना, समाज का अस्तित्व तो पहले ही आ गया था। लेकिन हॉब्स मानते हैं कि समाज, राज्य और शासन में कोई अंतर नहीं है। समग्रवादी और व्यक्तिवादी राजनीतिक व्यवस्था। हालांकि ये दोनों बातें विरोधी हैं। अगर व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं तो समग्रवाद नहीं हो सकता, और अगर समग्रवाद है तो व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों विरोधी व्यवस्थाएं हॉब्स अपने समझौते में करता है। इस प्रकार वह समग्रवादी है कि वह किसी को भी राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देता है, लेकिन चूंकि राज्य को वह कृत्रिम संस्था मानता है, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को स्वीकार करता है, इस रूप में वह हमें व्यक्तिवादी नजर आता है। नेक्स्ट है हॉब्स के समझौते की आलोचना। पहली आलोचना है मानव स्वभाव का गलत और एक पक्षीय चित्रण। हॉब्स ने मानव स्वभाव को एक क्रूर, एक दुष्ट, षड्यंत्रकारी मानव के रूप में देखा है। यानी उसने मानव का जो सहयोगात्मक पक्ष है, मानव की जो सामाजिकता है, मानव में जो दया की भावना है, मानव में जो परोपकारिता की भावना है, उसे नज़रअंदाज किया है। यह स्थिति अनुचित है। दूसरी आलोचना है प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अनैतिहासिक। हमें इतिहास में यह तो ज़रूर पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य सभ्य था, धीरे धीरे वह सभ्य बना, समाज, राज्य, परिवार से जुड़ा, लेकिन वो एक दुष्ट मानव के रूप में था। इसकी व्यवस्था हमें इतिहास में दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है तर्क की दृष्टि से समझौता संभव नहीं। अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें कि एक असभ्य मानव एकदम से सभ्य बनकर उसने कैसे समझौता कर लिया है, यह बात हमें संभव दिखाई नहीं देती है। यानी जो एक दुष्ट मानव के रूप में था, जो कलह प्रिय मानव था, जो केवल स्व केंद्रित था, उसने कैसे कल्याण की बात सोच ली। जैसे कि वाहन कहते हैं कि जिस प्रकार एक निग्रो अपना रंग नहीं बदल सकता, जिससे रक्त पिपासु अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी तरह से हॉब्स ने जिस असामाजिक व्यक्ति की बात की है वो सामाजिकता की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अधिकार संबंधी सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण। हॉब्स प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम ये आलोचना करते हैं कि उनका ये सिद्धांत भी गलत है। प्राकृतिक
अधिकार प्राकृतिक नहीं, अधिकार हमेशा सामाजिक होते हैं। समाज जब स्वीकृति देता है तभी उन अधिकारों को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र विरोधी यह तो हमें दिखाई दे रहा है कि हॉब्स क्योंकि निरपेक्ष सत्ता की बात करते हैं इसलिए वो लोकतंत्र विरोधी हैं। नेक्स्ट है, राज्य एक निर्मित संस्था नहीं है। हॉब्स ने अपने समझौते के बाद राज्य को एक निर्मित संस्था के रूप में देखा है, जबकि हम राज्य को एक निर्मित नहीं, राज्य को हम एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। तो इस रूप में हम हॉब्स के इन विचारों को से नामंजूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हॉब्स के विचारों का मूल्यांकन। ये तो हमने उसके समझौते का मूल्यांकन किया। हॉब्स ने जो अपना पूरा चिंतन प्रस्तुत किया है उसकी हम अच्छाई और उसमें क्या बुराई है इसे देखेंगे। हॉब्स ने जब अपना चिंतन प्रस्तुत किया था उस समय उसके विचारों को कहीं भी समर्थन नहीं मिला था। हमें सर्वत्र उसकी आलोचना ही हुई थी, चाहे राजतंत्रवादी हों चाहे धर्मतंत्रवादी हों, सभी उसके विरोधी थे। जैसे उसे किसी ने कहा कि वह राक्षस है, उसकी जो रचना है लेवियाथन उसको जलाकर लोगों ने कहा कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना अधिक राजद्रोह, विश्वासद्रोह और धर्मद्रोह पड़ा हो। तो यानी उसे कुछ लोगों ने सही नहीं माना, जबकि कुछ जैसे मैक्सी कहते हैं हॉब्स अंग्रेजी जाति का महानतम राजनीतिक चिंतक था। तो यानी अलग अलग दृष्टिकोण उसके विचारों में हमें दिखाई देते हैं। पहले हम देखेंगे उसकी आलोचना। पहली आलोचना है मानव स्वभाव का एक पक्षीय व्यवहार का अध्ययन। यह भी हमने देखा कि मानव को केवल दुष्ट मानव के रूप में उसने देखा। मानव में जो सहयोग की भावना है, मानव में जो सामाजिकता की भावना है, उसे उसने नजरअंदाज किया। सेकंड है भ्रमपूर्ण समझौता। यह समझौता भ्रमपूर्ण है। वही बात, जब वह असामाजिक था, दुष्ट था, तो एकदम सामाजिक कैसे बन गया। नेक्स्ट है अनैतिहासिक। इतिहास में परिवार कुटुंब के उदाहरण मिलते हैं और राज्य को उसी का परिणाम माना जाता है। और यह मान्यता है कि मानव परिवार और समूह में रहता है, जबकि उसने यह माना है कि मानव एक असामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है अराजकता से बचने का एकमात्र विकल्प निरंकुशता नहीं है। हॉब्स ने अपने समाज को अराजक स्थिति से बचाने के लिए निरंकुशता की बात की है। आलोचक कहते हैं कि अगर हम अराजकता से बचना चाहते हैं तो उसका एकमात्र विकल्प निरंकुशता को नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है एक पक्षीय समझौता। समझौता हमेशा दो पक्षों में होता है, और जब कोई भी समझौता दो पक्षों में होता है और अगर एक पक्ष उस समझौते से सहमत नहीं है तो वह उसे भंग भी कर सकता है। जबकि हॉब्स ये मानते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस समझौते से अलग नहीं हो सकती। हॉब्स राज्य और सरकार में भेद नहीं करता। हम मानते हैं कि राज्य अमूर्त है, राज्य स्थायी है, सरकार मूर्त है। हमें दिखाई देती है कि कौन सरकार है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, और इस रूप में हम राज्य और सरकार इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, जबकि हॉब्स इन दोनों को एक मानता है। जैसे विलोबी कहते हैं राज्य और सरकार में अंतर नहीं करना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल थी। नेक्स्ट है हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना स्वार्थ सिद्धि के लिए हुई है। आलोचक कहते हैं हॉब्स ने माना है कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति ने राज्य का निर्माण केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए, बल्कि राज्य का निर्माण नहीं, राज्य का विकास हुआ है। तो इस तरह से इन आधारों पर हम हॉब्स के चिंतन को नकार सकते हैं। नेक्स्ट है हॉब्स के विचारों का योगदान। जैसे ऑक्सशॉट कहते हैं लेवियाथन के लिए कि यह अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र महान ग्रंथ है। यानी अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का यह एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, और इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है संप्रभुता के विचार की स्पष्ट व्याख्या। संप्रभुता के विचार की स्पष्ट व्याख्या हॉब्स के द्वारा की गई है, यानी कि राज्य की जिस सर्वोच्च शक्ति की बात आज हम करते हैं और हम राज्य के 4 तत्वों को मानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और अगर इनमें से कोई भी तत्व नहीं है तो राज्य पूर्ण राज्य नहीं होता। उसी तरह से यानी एक अनिवार्य व्यवस्था के रूप में हम संप्रभुता को मानते हैं। उसी रूप में हॉब्स का यह योगदान है कि उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से एक
सर्वोच्च शक्ति की बात की, एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की जो राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अभिनवीकरण, यानी अब तक राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय मानी जाती थी, कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, और हॉब्स के द्वारा इसे मानवीय बनाया गया। हॉब्स ने माना कि मानव के द्वारा खुद राज्य का निर्माण किया गया है। व्यक्तिवाद, हॉब्स के विचारों का यह बहुत बड़ा योगदान है कि वह एक व्यक्तिवादी राजनीतिक चिंतक के रूप में हमें दिखाई देता है। वह हमें यह नहीं भूलने देता कि राज्य व्यक्ति के लिए है। जैसे उसने समानता का समर्थन किया है, उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। उसने राज्य को कृत्रिम संस्था बनाया है। तो इस रूप में हमें वह एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है राजनीति को उच्च स्थान प्रदान करना। राजनीति को उसके द्वारा उच्च स्थान प्रदान किया गया है। पहले राजनीति में नैतिक प्रश्न के कारण बहुत ही विकट स्थिति थी। राजनीति को धर्म से पृथक कर उसने राजनीति को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाया है, यानी वह समाज में राज्य को सबसे सर्वोच्च मानता है। तो इस दृष्टि से हम हॉब्स के योगदान के ऋणी हैं। तो कुल मिलाकर हॉब्स का जो चिंतन हमने देखा, उस चिंतन में हमें क्या दिखाई दिया कि दुष्ट मानव स्वभाव के कारण प्राकृतिक अवस्था की दुर्व्यवस्थाओं के से बचने के लिए मनुष्य के द्वारा सामाजिक समझौते का निर्माण किया गया। इस सामाजिक समझौते के बाद जिस राज्य का निर्माण हुआ, वह राज्य एक निरंकुश सत्ता का प्रतिपादन करने वाला राज्य था, क्योंकि हॉब्स यह मानते थे कि निरंकुश शासन के माध्यम से ही व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने समझौते में उसने संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति को मान्यता दी है, और राज्य को वह एक कृत्रिम संस्था के रूप में स्वीकार करता है। धन्यवाद।